नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के अगले टॉपिक परमाणु या एटम के बारे में बात करते हैं। पदार्थ के संबंधित जितनी भी जानकारियां थीं उनके बाद नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों वो है एटम या परमाणु। दोस्तों, पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? परमाणु या एटम। भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। देखो, आपको ये शिकायत मिलेगी कि हमारे लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने खोज क्या किया। जो भी वैज्ञानिक है वो बाहर से रिलेटेड है, वो बात सही है, लेकिन अगर दार्शनिकता के अकॉर्डिंग बात की जाए तो भारत के जो पुरातन दार्शनिक थे उनके विचार आधुनिक विज्ञान से काफ़ी ज़्यादा मेल खाते थे। तो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बहुत पहले ही बता दिया था कि पदार्थ के अगर टुकड़े करते जाएं तो एक सबसे छोटा कण बचेगा जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी को क्या कहा जाता है? परमाणु या एटम। उसी समय भारत के एक और दार्शनिक पखुदा कात्यायान, उन्होंने बताया कि ये परमाणु मिलके तत्व, इन्हीं से अणु, इन्हीं से यौगिक का निर्माण होता है। ये सारी बातें पहले ही हो चुकी थी, लेकिन एक बेसिक जानकारी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको डेफिनेशन या परिभाषाएं याद करनी हो तो सबसे पहले एटम या परमाणु, पदार्थ का अविभाज्य कण, अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। एलिमेंट या तत्व, सेम एटम अगर आपस में मिलेंगे, समान परमाणु अगर आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? तत्व बनाएंगे। और ऐसे अणु, ऐसे असमान परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। मॉलिक्यूल क्या होंगे? डिफरेंट एटम आपस में मिलेंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे। यौगिक या कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ये चारों डेफिनेशन आपको याद रखनी है। सबसे छोटा कण परमाणु, समान परमाणु मिले तो तत्व, अलग अलग मिले तो अणु, और दो या दो से अधिक तत्व मिलके क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। इन चारों चीज़ों को जब आप याद कर लें तो आइए एटम की संरचना से रिलेटेड जो एटॉमिक मॉडल थे, परमाणु मॉडल थे, उनके बारे में बात करते हैं। जनरली 4 वैज्ञानिकों ने इनसे संबंधित बातें की। डाल्टन्स मॉडल, डाल्टन ने 1803 में। थॉमसन मॉडल, थॉमसन ने दिया 1903 में। रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड मॉडल दिया 1911 में। और उसके बाद नील्स बोर ने 1913 में बोर्स मॉडल दिया। अब इन चारों में सबसे पहले अपन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, परमाणु की खोज का श्रेय जॉन डाल्टन को ही जाता है। 1803 में उन्होंने इसके बारे में एक सिद्धांत दिया। अब डाल्टन का सिद्धांत, सपोज इट आपको थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, उसको मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डाल्टन का सिद्धांत लिखिए। अब ठीक है, क्या बातें बोली उनको आसान तरीके से आप ये चारों बातें याद रख लें। सबसे छोटा कण, समान परमाणु, असमान परमाणु और दो या दो से अधिक तत्व। डाल्टन का सिद्धांत का पहला पॉइंट भी यही था कि पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल, अनडिविजिबल पार्टिकल क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। इस एटम के बारे में 2 बातें हैं कि डाल्टन के अनुसार एटम स्वतंत्र नहीं होता है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। सिवाय जो आदर्श गैस है उसके एटम क्या होते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, क्योंकि वो क्या होती है? निष्क्रिय होती है। तो पदार्थ का अविभाज्य कण परमाणु है जो रासायनिक रूप से क्या रहता है? सक्रिय रहता है। तत्व में उपस्थित जो परमाणु है वो समान प्रकृति के होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? यही डेफिनेशन बोलना चाह रहे हैं डाल्टन भी। अपन ने ऐसे बोल दी, उन्होंने ऐसे बोल दी। अणु में उपस्थित जो परमाणु हैं वो अलग अलग नेचर के होंगे, अलग अलग प्रकृति के होंगे, मतलब अलग अलग ही होते हैं। चौथी बात उन्होंने की कि यौगिक जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट या तत्व में जो परमाणु हैं वो डिफरेंट होंगे। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे, जब अलग अलग तत्व मिलेंगे तो परमाणु भी अलग अलग होंगे। तो डाल्टन के सिद्धांत को मैंने सिंपली ये 4 लाइनें लिख दी हैं। वैसे नहीं लिखे तो आप ऐसे भी लिख दें तो भी बात का मतलब वही है।
लेकिन अपना जो मेन पर्पज़ है वो है कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम में कैसे बात करें, तो केवल सिद्धांत का श्रेय या सिद्धांत कब दिया गया, किससे संबंधित है, परमाणु, परमाणु की खोज का श्रेय किसको, पदार्थ का अविभाज्य कण किसने बोला। डाल्टन के अनुसार परमाणु जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। और उसके बाद जो 4 पॉइंट है वो इन डेफिनेशन से संबंधित ही है। कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है दोस्तों, ये देखिए जॉन डाल्टन के सिद्धांत ने मेनली जो सबसे बढ़िया व्याख्या की वो है रासायनिक संयोजन के नियमों की। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के जो नियम हैं उनके जो व्याख्या है वो किसने या किसके नियम द्वारा हो सकती है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा। रासायनिक संयोजन के नियम क्या है दोस्तों, सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लेवोसियर ने ये नियम दिया था, इसके बारे में पदार्थ में भी मैंने आपको बताया। लेवोसियर फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और उन्होंने बताया था कि अगर मैंने उस टाइम आपको मैटर में बोला कि अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है, इसको अपन यूँ भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और इसको किसने दिया, लेवोसियर ने। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या किसके द्वारा, डाल्टन के सिद्धांत के द्वारा। और ये द्रव्यमान संरक्षण नियम पर ही आधारित होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन बैलेंस करना। देखो आप कनेक्टिविटी ऐसे बनाए, आप किसी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं कि यार ये किस नियम पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण। किसने दिया, लेवोसियर ने। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहते हैं, लेवोसियर को। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा, डाल्टन के सिद्धांत। डाल्टन का सिद्धांत क्या है, ये 4 बिंदु। डाल्टन ने कब दिया, 1803 में। और परमाणु की खोज का श्रेय भी किसको जाता है, जॉन डाल्टन को। रासायनिक संयोजन का ही दूसरा नियम है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और ये प्राउस्ट ने दिया था, प्रियोस्ट भी लिखा हुआ हो सकता है। तो प्राउस्ट लॉ रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम को भी देखते हैं। इस नियम की भी व्याख्या किसके सिद्धांत के द्वारा हो सकती है, जॉन डाल्टन के सिद्धांत के द्वारा। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी जो यौगिक है उस यौगिक में जो तत्व है उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, उन तत्वों के द्रव्यमान का, उन तत्वों के मास का, उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात फिक्स होता है, भले ही स्रोत कैसा भी हो। सपोज बात करते हैं, आपके पास आपने एग्जाम्पल लिया जल का। जल में 2 तत्व है, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। AMU को ही क्या कहते हैं, U यूनिफाइड मास। जब अपन एटॉमिक मास और उसके बारे में बात करेंगे तब बताएंगे। तो 2 है तो हाइड्रोजन के 2, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो कट के 1:8। तो प्रीवोस्ट क्या कहना चाह रहा था, या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहना चाहता है कि किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनका मास जो है, उनका रेशियो डेफिनेट होता है। जैसे जल का स्रोत कुछ भी हो, नदी हो, नल हो, कुआं हो, तालाब हो, जल अगर कहीं से मिलेगा, जल बर्फ में उपस्थित हो, जल लिक्विड अवस्था में हो, जल वाष्प अवस्था में हो, लेकिन जल में उपस्थित तत्वों का जो द्रव्यमान है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका अनुपात फिक्स रहेगा 1:8। तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। तो देखो स्थिर अनुपात का नियम क्या है, किसी कंपाउंड या यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। ये उस यौगिक के स्रोतों पर निर्भर नहीं करता है ना। जैसे मैंने जल का एग्जाम्पल लिया, किसने दिया, प्रीवोस्ट ने। ये दोनों किसके नियम है, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम। और इन संयोजन के नियमों की व्याख्या किसने की या किसके नियमों द्वारा अच्छी तरीके से हो सकती है,
जॉन डाल्टन के नियमों के द्वारा। तो ये अपन ने जॉन डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत पढ़ा। आइए दोस्तों अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट थॉमसन मॉडल या थॉमसन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। थॉमसन ने क्या बोला दोस्तों, एन एटम इज ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग अ नंबर ऑफ एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन इन इट एंड एन सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब यह है कि परमाणु एक ठोस गोलाकार संरचना है जिसमें द्रव्यमान असमान रूप से वितरित रहता है और इस पूरे के अंदर धनावेश है। पूरी ठोस गोलाकार संरचना में ऋणावेश कहीं पर ऐसे, ये देखो मैंने बना रखा है, ऐसे बिखरे रहते हैं। थॉमसन ने इस संरचना का तुलनात्मक अध्ययन प्लम पुडिंग, एक प्रकार की मिठाई जिसमें केक और केक के ऊपर चेरी लगे हुए रहते हैं, और तरबूज मॉडल, तरबूज में आपको पता है तरबूज की तुलना वाटरमेलन की तुलना थॉमसन ने परमाणु से इस तरीके से की कि जैसे तरबूज के अंदर जो गुदेदार भाग जिसको अपन खाते हैं वो है धनावेश और उसके अंदर जो बीज है वो बिखरे हुए हैं, उसकी तरह कौन रहता है, ऋणावेश। जैसे ये पूरा तरबूज है, ये बीच वाला भाग ये पूरा धनावेश है और ये मैंने जो माइनस 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 लिख रखे हैं ये क्या है, ऋणावेश है। कहने का मतलब दोस्तों थॉमसन ने कोई बड़ी बात नहीं की। थॉमसन ने इतना कहा कि परमाणु की संरचना से संबंधित बात की कि पूरा परमाणु एक धनावेश गोला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूज के अंदर बीज बिखरे हुए रहते हैं ऐसे रहते हैं। बस इस बात को ध्यान रखें। उन्होंने ये कहा कि इन एंड सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज, इतने नेगेटिव चार्ज होते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो। देखो पॉजिटिव जितने होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तभी तो न्यूट्रलाइज या उदासीन होगा। इस मॉडल की कमी क्या रही, थोड़े दिनों बाद जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन या स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया तो थॉमसन उसकी व्याख्या ढंग से नहीं कर पाया, तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी। दोस्तों एक बात और, थॉमसन ने ही बता दिया था कि ये जो ठोस गोलाकार संरचना है परमाणु, इस परमाणु की जो त्रिज्या है, इस एटम की जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, वो जनरली कितनी 10⁻⁻10 मीटर होती है। और याद रखें दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर ही होता है। तो देखा जाए तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। तो ये था थॉमसन का मॉडल और इसकी कमी थी जो इससे आगे अपन पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कैसे किया और उसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहा कौन, थॉमसन। तो थॉमसन ने बस इतना बताया कि तरबूज और तरबूज के अंदर बीज इलेक्ट्रॉन की तरह, सिंपल और साधारण। बस इस बात को जरूर याद रखें, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, जिसको एक एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। दोस्तों थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद अपन बात करते हैं एक और वैज्ञानिक रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक अलग ही महत्व है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझें, देखें। थ्योरेटिकल के लिए अभी आपके पास वीडियो में कंटेंट सफिशिएंट होगा, क्वेश्चंस आप कहीं से भी देखें, मैं भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊँगा। लेकिन अभी अपन बात करते हैं दोस्तों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। आपने पढ़ा भी है, आइए कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल शुरू करते हैं। रदरफोर्ड ने किया क्या दोस्तों, पहले उस पर बात करते हैं। रदरफोर्ड और उसका स्टूडेंट दोनों ने अल्फा पार्टिकल, अल्फा कणों की बॉम्बार्डमेंट किस पर करवाई, सोने की पतली पट्टिका पर। एक सिंगल लाइन में अपन ये बात कर सकते हैं। डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया है कि एक रेडियो एक्टिव स्रोत है, सोर्स है,
याद रखें अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा ही एमिट या उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बॉक्स बनाया है, ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है और सपोज कर सकते हैं ये लेड या पीबी है। अब लेड से लगातार अल्फा कण स्कैटर्ड या अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, लेकिन ये स्कैटर्ड फॉर्म में है, अलग अलग जगह ऐसे फैल रहे हैं। अब हमारा टारगेट है, देखो इधर भी निकल रहे होंगे, तो इन प्रकीर्णित या स्कैटर्ड अल्फा कण को एक डायरेक्शन में लाया जाए पहला। तो इन सारे अल्फा कणों को एक जगह इकट्ठा करके बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल बनाया गया। बहुत सारे बीम ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था, मतलब बहुत सारी प्रकाश किरणों का समूह, ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल भी एक ग्रुप में आ जाएं, और मैंने ये बोला है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल है ये किस पर जाकर, ये मैंने बनाई है सोने की पतली पट्टी का। सोने की ले सकते हैं, चांदी की, लेड की, लेकिन जो रदरफोर्ड है उसने सोने की पतली पट्टी का ली है और उस पर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करवाया। और अल्फा पार्टिकल के बॉम्बार्डमेंट का क्या रिएक्शन है, क्या एक्शन है, उसको देखने के लिए पीछे जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी। तो जहाँ पर भी अल्फा पार्टिकल जाके टकराएगा वो ऐसे उजाला करेगी, है ना, तो आइडिया लगेगा कि अल्फा पार्टिकल सोने की पतली पट्टिका में से निकल के कहाँ गया है। तो क्या किया वो आपको आइडिया लगी गया। ये रेडियो एक्टिव सोर्स, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल सोने की पतली पट्टिका पर, और चेक करने के लिए ZNS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। दोस्तों आगे बात करने से पहले अपन कुछ क्वेश्चंस यहीं सॉल्व कर लेते हैं। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आप अल्फा पार्टिकल बार बार बोलोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार अल्फा पार्टिकल होता क्या है, कम से कम ये तो मालूम कर ले। अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का नाभिक होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम He++, या यूं भी कह सकते हैं द्विधनात्मक आयन, हीलियम का द्विधनात्मक आयन। इसको मैंने यहाँ पर ऐसे समझा है, देखो ये नाभिक है और बाहर कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं। ये कौन सा परमाणु है? हीलियम का। किसी भी परमाणु के लिए Z या परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक हीलियम का कितना होता है? 2। जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। A परमाणु द्रव्यमान, Z+N, A कितना हीलियम का 4, Z कितना है अभी 2, तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन देखो 4 बराबर 2 प्लस कितना होना चाहिए 2, तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए 2। कहने का मतलब दोस्तों हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। डिनोट करने के लिए आपने देखा भी होगा, अभी ये फॉर्मूले में आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि A बराबर Z+N, मैंने यहीं पढ़ा दिया। आगे मैं इसको बिल्कुल डिटेल में भी बात करूँगा, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन अगर यहीं बात करेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी होगी और इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ यार हमने थोड़ा बहुत ये पहले देख रखा है। तो सब 2-2 है। अब द्विधनात्मक का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो बताओ केवल नाभिक बचा, और नाभिक न्यूक्लियस को मैंने अंदर क्या है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन का मतलब वे कण जो नाभिक में पाए जाते हैं, और न्यूक्लियन कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित है। अब एग्जाम में 2 तरीके के सवाल आते हैं। अल्फा कण का आवेश किसके बराबर होता है या कितना होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है। 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू डबल ऑफ प्रोटॉन चार्ज, किसी एक सिंगल प्रोटॉन के डबल के, या 2p कह सकते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान मास ऑफ अल्फा 4 प्रोटॉन, क्योंकि देखो दोनों का द्रव्यमान एक जैसा ही होता है, जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का है उतना ही न्यूट्रॉन का है, तो 2 इसका, तो दोनों को 4 या 4 न्यूट्रॉन। और एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को AMU भी कहा जाता है, इसलिए 4 AMU या 4U।
परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए जो मात्रक है एटॉमिक मास यूनिट, उसी को शॉर्ट में यू यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। दोस्तों इन सभी के बारे में अपन आगे भी बात करेंगे, लेकिन अगर बहुत ही शॉर्ट में अपन बात करें तो यूँ कह सकते हैं कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना, या यूँ कह सकते हैं न्यूट्रॉन का 4 गुना, या 4 AMU या 4 U। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब यूनिफाइड मास। अगर आवेश की बात करें तो आवेश जो है 2 प्रोटॉन के बराबर होगा, और प्रोटॉन पर आवेश धनावेश तो मान भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे इसके बारे में और बात करेंगे। गोल्ड फॉइल, देखो अल्फा पार्टिकल को किस पर बॉम्बार्ड किया गया, गोल्ड फॉइल पर, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। गोल्ड जो है उसको डिनोट करेंगे AU से, एटॉमिक नंबर कितना होगा 79 होगा। गोल्ड की सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इसकी तन्यता, तन्यता का मतलब किसी धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, ये गुण क्या कहलाएगा, डक्टिलिटी या तन्यता। आघात वर्धनीयता का मतलब है मैलिएबिलिटी या मैलिएबल, किसी धातु को पीट पीट कर अगर चद्दर बनाया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, आघात वर्धनीयता। और सोने की या AU की तन्यता और आघात वर्धनीयता दोनों ही क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा, ऊपर एरो का मतलब ज़्यादा। थिकनेस जो उसने रखी है गोल्ड फॉइल की 0.004 मीटर। यहीं पर दोस्तों मैंने एक और बात कर ली है, जब भी कोई बंदा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेगा तो एक लाइन स्टार्टिंग में ज़रूर पढ़ेगा, और किसी ने भी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो, भले ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हो या नहीं कर पा रहा हो, लेकिन ये लाइन ज़रूर याद है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बॉम्बार्डमेंट सोने की पतली पट्टिका पर करवाई। दोस्तों पतली पट्टिका, पतली पट्टिका, मोटी क्यों नहीं ली भाई। भेदन क्षमता या पेनेट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल की क्या होती है, कम होती है। देखो इस लाइन से आप कॉन्सेप्ट ड्राइव किए, आपके दिमाग में आया रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का बॉम्बार्डमेंट सोने की पतली पट्टिका, पतली ही क्यों ली कि यार पतली, दिमाग लगो कि अल्फा कण लिए हैं, पतली पट्टिका लिए, तो अल्फा कण मोटी वाली के आर पार जा ही नहीं सकते थे क्योंकि इनकी भेदन क्षमता सबसे कम। तो एक और क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, इन तीनों पार्टिकल में से सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होगी, तो देखो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा की, फिर बीटा की, सबसे कम अल्फा की, सबसे कम अल्फा की है, इसीलिए झिल्ली कौन सी ली गई है, पतली वाली। इसी का वाइस वर्सा भी है, उसको भी मैंने, आयनन क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, अल्फा की। तो आइए दोस्तों फिर से रदरफोर्ड के बारे में बात करते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक पतली पट्टिका बनाई है जो सोने की पतली पट्टिका है, ये देखो सोना, यहाँ से अल्फा कण आ रहे हैं, देखिए आप ध्यान से, कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो देखिए पट्टिका से सीधे निकल गए, इसको मैंने फर्स्ट, तो ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण भी पहला ये था कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो गए, ये देखो कुछ अल्फा कण विचलित हो गए, लेकिन बहुत सारे अल्फा कणों में से 2000 में से एक अल्फा कण, कई बुक्स में 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा भी था जो टकरा के वापस उसी दिशा में आ गया। रदरफोर्ड का दिमाग खराब हो गया, अरे यार ये क्या बात हुई। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में 3 ऑब्जर्वेशन किए, कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ डेविएट या विचलित हो गए। 2000 या 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो टकरा के वापस आ गया। इस कण ने रदरफोर्ड को हिला के रख दिया कि यार ये क्या बात हुई। कंक्लूजन या निष्कर्ष ये निकला कि लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन थिन ऑफ गोल्ड या गोल्ड फॉइल, बहुत खाली जगह है। देयर इज अ समथिंग हाईली डेंस, कुछ ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा घनत्व वाली है। समथिंग इज हार्ड इन गोल्ड फॉइल, कुछ कठोर है। तो देखो बहुत एम्प्टी स्पेस है, इससे क्या निष्कर्ष, ये किस बात से निकला है कि सीधा निकल गया, तो खाली जगह तभी तो सीधा निकला। कुछ विचलित हो गए मतलब किसी हार्ड
या कठोर वस्तु से टकरा के इधर निकल गए, और समथिंग हाईली डेंस बहुत ज़्यादा था, इससे तो टकरा के अल्फा कण वापस ही आ गया। ये निष्कर्ष निकले। इसके बाद उन्होंने क्या पॉइंट दिए अपने से परमाणु सिद्धांत के, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन, अगर अपन बिल्कुल इजी वे में बात करें, अल्फा कण का आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर, अल्फा कण का द्रव्यमान 4 न्यूट्रॉन के बराबर या 4 प्रोटॉन के बराबर, या 4 mu या 4 u यूनिफाइड मास। अल्फा कणों की भेदन क्षमता कम होती है, सबसे कम का मतलब अल्फा बीटा गामा में सबसे कम भेदन क्षमता इसी की होती है। अगर आप रट्टा मारेंगे कि इसकी ये ज़्यादा उसकी ये ज़्यादा, ये नहीं करना है, आपको लाइन पर फोकस करना है कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली पट्टिका पर अल्फा कणों की बॉम्बार्डमेंट करवाई। पतली ही क्यों ली? क्योंकि अल्फा कण मोटी वाली को भेद भी नहीं सकते थे। जब भेदन क्षमता सबसे कम है तो आयनाइजेशन पावर क्या होगी? सबसे ज़्यादा। 3 प्रेक्षण हुए, कुछ सीधे निकल गए, कुछ विचलित हो गए, और 20,000 में से एक कण ऐसा भी था जो वापस आ गया। इसी कण ने रदरफोर्ड को हिला के रख दिया। कुछ निष्कर्ष निकले, वो निष्कर्ष मैंने आपको बता दिए। अब अपन बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के जो बिंदु है उनको लेकर। दोस्तों, रदरफोर्ड के सिद्धांत के निष्कर्षों के बाद रदरफोर्ड ने अपने सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु दिए उसके बारे में बात करते हैं। निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया, और उसके मुख्य बिंदु जो थे वो क्या है? देखिए, परमाणु या एटम स्फेरिकल है, गोलाकार है, और इसका अधिकांश भाग खाली होता है। थॉमसन ने क्या कहा था कि परमाणु गोलाकार है और ठोस है, अंदर से भरा हुआ है, धनात्मक आवेश पूरा भरा हुआ है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा? गोलाकार है लेकिन इसका अधिकांश भाग खाली है। इसके केंद्र में, सेंटर में क्या होता है? धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्र लगाते हैं, और इन पथों को क्या कहते हैं? शेल कहते हैं, कोश कहते हैं, कक्षा कहते हैं। कोश या कक्षा किसे कहते हैं? नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं क्या कहलाता है? कोश या कक्षा। परमाणु उदासीन होता है, जितना उस पर चार्ज पॉजिटिव है उतना ही चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये और इसके अलावा ये मॉडल सोलर सिस्टम से समानता दर्शाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्र लगाते हैं, वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला। इसलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। तो ये 5 मुख्य बिंदु थे रदरफोर्ड के सिद्धांत के। दोस्तों, रदरफोर्ड ने ये बिंदु क्यों दिए? देखो, सपोज दैट ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाभिक है और ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं। अल्फा कण यहाँ बीच में से निकला, वो सीधा निकल गया। अल्फा कण धनावेश है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है। कोई इसके पास से आया होगा, धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण हुआ होगा और वो थोड़ा विचलित हो गया। लेकिन जो कण 20,000 में से एक, या कई बुक्स में 2,000 में से एक, जो नाभिक से टकराया, और आपको पता है अल्फा कण भी कौन होता है? धनावेश, और नाभिक में भी कौन होता है? धनावेश। धनावेश और धनावेश में रिपल्सन या प्रतिकर्षण हुआ, और उसकी वजह से वो कण टकरा के वापस आ गया। तो रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया, ये सोचा कि यार बीच में परमाणु के केंद्रीय भाग में कोई ऐसी चीज है जो अल्फा कण को रिपेल कर रही है। अब अल्फा कण को रिपेल या प्रतिकर्षित करने का काम कौन कर सकता है? धनावेश ही कर सकता है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि पूरे परमाणु पर धनावेश नहीं है, केंद्रीय भाग में ही धनावेश है, जिससे अल्फा कण टकरा के वापस आया है। तो उसने कि बाकी खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं, कक्षाएं हैं, जितना भी द्रव्यमान है वो केंद्र में ही स्थित है, सेंटर में स्थित है, और उस पर आवेश धनावेश है। दोस्तों, बाद में इस धनावेश का कारण प्रोटॉन को माना गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रोटॉन की खोज किसने की?
इस बारे में मैंने जनरली हर बार बताया है। एक बार एक एग्ज़ाम में आया तो इसको डिलीट भी कर दिया गया कि क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। बताइए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। लेकिन अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है ही नहीं तो फिर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्यों बोलेंगे दोस्तों? रदरफोर्ड ने ये बोला ना कि परमाणु के केंद्रीय भाग में धनावेश होता है। अब आप बताइए धनावेश है किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। तो रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में तो बोला, लेकिन उसमें धनावेश है और धनावेश प्रोटॉन के वजह से ही है, तो प्रोटॉन के बारे में ही बोला। लेकिन वास्तव में उसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। अगर दोनों ऑप्शन में है और खोज पूछी जाती है तो आपको गोल्डस्टीन टिक करना है। लेकिन अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रदरफोर्ड ने भी बताया था कि नाभिक के अंदर धनावेश होता है जिससे अल्फा कण टकरा के वापस आए हैं। तो एक क्वेश्चन तो जो मैंने आपको बताया गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड वाला। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर ये नाभिक बनाया है, नाभिक ये, और नाभिक में ये प्लस का निशान है, मतलब यहाँ पर धनावेश है। प्लस का निशान है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डॉक्टर रहते हैं। ये प्लस का निशान इसलिए है कि यहाँ पर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस नाभिक की त्रिज्या को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल r लिखा है, और स्मॉल r है नाभिक की त्रिज्या। इस नाभिक से लेकर इसकी बाह्यतम कक्षा है वहाँ तक की दूरी को कहते हैं, किसी परमाणु की बाह्यतम कोश और नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। उसको मैंने कैपिटल R से बताया। परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, जिसको 1 फर्मी भी कहते हैं। 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या को अगर 1 माना जाए तो परमाणु रेडियस ऑफ एटम 10⁵ होगी। ये इनका अनुपात है। तो देख लीजिए, याद रखिए दोस्तों, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि देखो संख्या ये ज़्यादा है, वैसे ये जनरल बात है, लेकिन अगर माइनस में संख्या ज़्यादा है इसका मतलब वो कम है। तो नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या, इस बारे में अपन बात कर लिए हैं। यहाँ से मैं आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों। परमाणु के अंदर जो द्रव्यमान होता है, परमाणु का जो एटॉमिक मास होता है, वो केंद्रीय भाग में ही होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य माना जाता है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नाभिक को अगर गोला माना जाए तो उसकी त्रिज्या कम है और परमाणु की त्रिज्या उससे ज़्यादा है। और कितने गुना है अनुपात? 1:10⁵ अब इस बात को मैं यूं कह रहा हूं कि आपसे कोई ये पूछे कि नाभिक और परमाणु में, परमाणु एक बड़ा गोला है, दोनों के द्रव्यमान के बारे में आपकी क्या राय है? तो याद रखें, भले ही परमाणु बड़ा गोला है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होगा। दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से ज़्यादा होती है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, क्योंकि मेन जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और दोनों किस में पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? परमाणु का द्रव्यमान बोलो चाहे नाभिक का द्रव्यमान बोलो, एटॉमिक मास बोलो या न्यूक्लियस का मास बोलो, दोनों बात एक ही है, क्योंकि परमाणु का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र या नाभिक में केंद्रित होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता लगा, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या दोनों का अनुपात आपको पता लगा। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा में घूम रहा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है धनावेश और बाहर ऋणावेश, और दो विपरीत आवेश या दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन किससे कनेक्टेड, किससे जुड़े, किससे आकर्षित रहते हैं, नाभिक से। ये बातें थी रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत से संबंधित। मैं 3 बातों पर, देखो कंपटीशन एग्जाम में आपसे रदरफोर्ड के 5 बिंदु नहीं पूछेंगे, आपसे ये बातें करेंगे। देखो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, लेकिन ऑप्शन में रदरफोर्ड है, तो रदरफोर्ड दोनों ऑप्शन में है, तो आपको फिर गोल्डस्टीन पे जाना है। उसके बाद त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या का अनुपात, लेकिन याद रखें परमाणु का द्रव्यमान बोलो चाहे नाभिक का द्रव्यमान बोलो, बात एक ही है। जुड़े हुए किसकी वजह से हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की वजह से। ये सिद्धांत या ये मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। दोस्तों इतना सारा बोलने के बाद भी रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमियां हैं। ज़्यादातर एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं वो रदरफोर्ड की कमियों से ही पूछे गए। आइए दोस्तों रदरफोर्ड की कमियों के बारे में जानते हैं। पहली कमी, दोस्तों फिजिक्स में अपन जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, वृत्तीय गति पढ़ते हैं, तो एक बात होती है कि यदि कोई कण या कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तो लगातार उसके त्वरण में परिवर्तन आ रहा है। त्वरण में परिवर्तन आए या यूं कह सकते हैं लगातार उसका वेग बदल रहा है। वेग दोस्तों, स्पीड नहीं, वेग। त्वरण से पहले आप स्पीड नहीं, वेलोसिटी के बारे में सोचें। तो वृत्ताकार पथ में कोई गति कर रहा है तो उसका वेग लगातार बदलेगा, क्योंकि दिशा लगातार बदल रही है। और वेग सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और सदिश राशियां वे राशियां जिनका परिमाण, जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी हर टाइम में बदलेगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन लगातार बदल रही है। अब जब वेग बदल रहा है तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इस वृत्तीय गति करने वाली वस्तु में त्वरण भी होता है, एक्सेलरेशन भी होता है। इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में भी त्वरण या एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन नहीं है। इस बात का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। मेरी बात समझे दोस्तों, अगर कोई द्रव्यमान, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसमें लगातार वेग परिवर्तन होता है। और किसी वस्तु में अगर वेग परिवर्तन हो रहा है या किसी वस्तु का वेग परिवर्तन हो रहा है तो फिर त्वरण होगा। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन में भी त्वरण होना चाहिए, क्योंकि रदरफोर्ड भाई साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करते हैं तो फिर क्या होगा दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रॉन में त्वरण होना चाहिए, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाया। इलेक्ट्रॉन में कोई त्वरण नहीं होता। ग्रह इस तरीके से चक्र लगाते हैं, उनमें त्वरण होता है, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं होता? रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था, ये कमी थी। दूसरी कमी थी मैक्सवेल, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी। मैक्सवेल ने यह बताया था कि अगर कोई चार्ज, अगर कोई आवेश गति करता है तो वो आवेश विकिरण उत्सर्जित करता है। अगर कोई चार्ज गति करता है तो वो चार्ज विकिरण या रेडिएशन या एनर्जी एमिट करता है, उत्सर्जित करता है। ये मैक्सवेल का सिद्धांत था। अब मैक्सवेल ने फिर रदरफोर्ड से पूछा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन चार्ज है कि नहीं? बोले है। गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अगर गति कर रहा है तो विकिरण उत्सर्जित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से विकिरण या ऊर्जा उत्सर्जित कर दी तो इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, तो अगली बार ये यहाँ चक्र लगाएगा। फिर और ऊर्जा उत्सर्जित हो गई तो यहाँ चक्र लगाएगा, और लास्ट में किस में गिर जाएगा? नाभिक में। और अगर नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का स्थायित्व नहीं रह पाएगा। परमाणु के स्थायित्व तो को भी समझा नहीं पाया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन का निश्चित स्थान और संरचना की व्याख्या भी नहीं कर पाया। ये कुछ कमियां थी रदरफोर्ड की, लेकिन रदरफोर्ड की कमियों से ध्यान में रखते हुए आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पता लगा, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में क्या बोला ये आपको पता लगा,
तो ये सारी बातें आपको पता लग गई। रदरफोर्ड का सिद्धांत, उसकी कमियां, उससे जुड़े हुए कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन, सबको मैंने एक जगह कंपाइल किया है। दोस्तों आराम से वीडियो को देखें, रदरफोर्ड के सिद्धांत को समझें, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। दोस्तों आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। थैंक यू। दोस्तों परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के बाद अपन बात करते हैं बोहर के परमाणु मॉडल। इसको समझने से पहले दोस्तों आपको कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला तो आप फोकस करें रदरफोर्ड की जो कमियां हैं उन पर। दूसरा, बोहर का सिद्धांत या बोहर का परमाणु मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित था। तो पहला सिंपल तो ये है प्लांक के सिद्धांत के आधार पर, और प्लांक ने बोला था E बराबर h न्यू। E ऊर्जा, h प्लांक स्थिरांक और न्यू है आवृत्ति। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें कमियां मैंने आपको बताई थी। पहली कमी ये थी कि अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट वृत्तीय गति करता है तो उसमें त्वरण होना स्वाभाविक है या होना चाहिए। इसका जवाब रदरफोर्ड को नहीं मिला, तो बोहर ने इसका क्या जवाब दिया, और बोहर ने इसका क्या जवाब दिया। उसके बाद दूसरा ये था कि मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत दिया था वो ये था कि यदि कोई आवेश गति करता है तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करते रहे तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कोश या उसकी जो कोश है उसकी त्रिज्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। परमाणु का स्थायित्व तो नहीं समझा पाया। बोहर ने क्या कहा, बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षा या कोश में चक्र लगाते हैं। ये नाभिक यहाँ निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाली एक जगह है। इस जगह पर ना इलेक्ट्रॉन का त्वरण होता है और ना ही इस जगह में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। इसमें चक्कर लगाएगा तब भी नहीं करेगा, इसमें चक्कर लगाएगा तब भी नहीं करेगा। मतलब एक सिंगल लाइन में कोश की परिभाषा देकर बोहर ने बता दिया, रदरफोर्ड की दोनों कमियां दूर, कि इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाओं में चक्र लगाते हैं। इन कक्षाओं में ना तो इलेक्ट्रॉन में त्वरण होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। दूसरी लाइन, इस निश्चित स्थायी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ये मैंने नाभिक बनाया है, ये पहली कक्षा है और इस पहली कक्षा की ऊर्जा क्या है, E1, और ये दूसरी कक्षा है और इस दूसरी कक्षा या कोश की ऊर्जा का क्या बोल रहे हैं अपन इसको, E2। अब नाभिक से अगर शुरुआत करें तो ये कम ऊर्जा वाला, फिर और ज़्यादा ऊर्जा वाला। नाभिक से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी। यहाँ देखिए जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसकी होगी, चौथे वाले कोश की या चौथे वाले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की। अब जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर स्टेट में जाता है, निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी, और उच्च से निम्न में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी। अब ये ऊर्जा कितनी अवशोषित होगी और कितनी उत्सर्जित होगी, उसको डेल्टा E, E2 माइनस E1, इन दोनों स्तरों के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है। अब डेल्टा E ऊर्जा में अंतर ऊर्जा ही होगा, उसको h न्यू बोला, और इन दोनों का अंतर h को इधर भेज दिया, तो आवृत्ति बराबर दोनों के मध्य ऊर्जा का अंतर बटे h। h प्लांक का नियतांक है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये प्लांक नियतांक के नाम से जाना जाता है। इसको बोहर का आवृत्ति नियम भी कहते हैं कि दो कोश या कक्षाओं के ऊर्जा के जो अंतराल है उसमें प्लांक स्थिरांक का भाग दे दें तो किसका मान आ जाएगा, आवृत्ति का मान आ जाएगा। दोस्तों चौथी बात जो है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्र लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंट h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो।
h/2 का देखो कोणीय संवेग का फॉर्मूला mvr, रेखीय संवेग में त्रिज्या से गुणा कर दिया जाए तो कोणीय संवेग आता है, और कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज, n का मान कक्षा के, पहली कक्षा है तो 1, दूसरी है तो 2, तीसरी है तो 3, चौथी है तो 4। कहने का मतलब इस वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2, यहाँ पर h/π, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे कोणीय संवेग का भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये नाभिक है, ये पहला कोश या कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। N1 2 3 4 इनको K L M N से भी जाने जाते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी कहते हैं। किसी एक कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला है 2n²। किसी कोश या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला 2n²। n है कक्षा की संख्या, 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे 8 18 और कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। बोर के परमाणु मॉडल में अगर डिटेल में बात करें थ्योरेटिकल तो बहुत ज़्यादा बातें हैं, इक्वेशन भी ड्राइव करनी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन में आप कुछ बातें याद रखें। देखो ये तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन देखो ऊर्जा इसकी E1 E2 E3 E4 सबसे ज़्यादा किसकी होगी, E4 की। अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाता है तो अवशोषित करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है सपोज दैट इस कक्षा में, तो नाभिक में उपस्थित धनावेश इसको आकर्षित कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के कारण जो अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्थान पर ही चक्र लगाता है। 3 बातें और दोस्तों, कक्षा की त्रिज्या, उसकी ऊर्जा और उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग। अगर कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, आपको दिख भी रहा है, ये पहली कक्षा तो इसकी त्रिज्या इतनी, दूसरी है तो और ज़्यादा, तीसरी है तो, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, यही मैं कह रहा हूँ। ये देखो, केवल आपको ये बात याद रखनी है, अगर कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग कम होगा। मतलब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज गति से, यहाँ वाला और धीरे, फिर यहाँ वाला बहुत धीरे, और बाहर ये वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन सबसे धीरे गति करेगा। वेग, त्रिज्या, ऊर्जा, इनसे रिलेटेड ही बोर मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर मॉडल से संबंधित बातें, रदरफोर्ड की कमियों को इन्होंने एक लाइन से कि एक पर्टिकुलर जगह है कोश, वहाँ पर न तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण होता है, ना वहाँ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और इस पर्टिकुलर जो कोश है इसमें संवेग, कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है। आवृत्ति निकालने के लिए न्यू बराबर E2 - E1/h, प्लांक नियतांक या प्लांक की जो थ्योरम है उसके आधार पर किसको परिभाषित किया जा सकता है, बोर मॉडल को। ऊर्जा, जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे ऊर्जा बढ़ेगी, वैसे ही त्रिज्या बढ़ेगी। बस इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा में ज़्यादा, फिर दूसरी में कम, तीसरी में और कम। ये बोर मॉडल से संबंधित बातें थी।